जी नमस्कार। भारतीय इतिहास में आज हम विदेशी आक्रमण से शुरू करेंगे और एक-एक कर हम जो है विभिन्न आए हुए वंशों को समझेंगे और आज जो है हम अपना लोदी वंश तक क्रम से थोड़ा-थोड़ा इसको जानेंगे और इतिहास की बारीकी को समझेंगे। तो विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला अरब आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। वर्ष 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी और जिस समय यह विजय प्राप्त की थी उस समय सिंध का शासक था राजा दाहिर। भारत में पहली बार जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, यह लगाने वाला व्यक्ति था। इसके आक्रमण और विजय का वर्णन चचनामा ग्रंथ में अली कुफी ने किया है। इस विजय से भारत में इस्लामी शासन का आरंभ हुआ था, यानी इस्लामी शासन के आरंभ का जो आधार है वो मोहम्मद बिन कासिम है। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है महमूद गजनवी, ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी जो है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। यह गजनवी वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी गजनी थी और इसका कार्यकाल है 998 से 1030 ईस्वी। महमूद गजनवी या महमूद गजनी, रिसेंट की बुक में आपको महमूद गजनी नाम से मिलेगा। ठीक है, ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उस समय बगदाद के जो खलीफा थे अल आदिर बिल्लाह, उन्होंने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए इसे यमीन उद दौला या आमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ के सोना चांदी धन की लूटपाट करना। और ये एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इसने भारत के कई मंदिरों का विनाश किया। पहला आक्रमण इसने 1001 ईस्वी में किया था, जयपाल हिंदू शाही शासक पर किया था। और 1008 ईस्वी में वह हिंद की लड़ाई आनंदपाल जो जयपाल का पुत्र था उसके विरुद्ध लड़ा था। और 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था। जिसमें ये आक्रमण किया था उसमें गुजरात पर भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश का शासन था। और अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किया था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। महमूद का समकालीन विद्वान था अल बरूनी, जिसने भारतीय धर्म, विज्ञान और संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखी थी। इसकी प्रमुख रचना थी किताबुल हिंद। सोमनाथ जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक था। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 को, यह हमें याद रखना है कि कब, तो 13 नवंबर 1947 को, 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू कराया गया था। और 11 मई 1951 को, 11 मई 1951 को तत्कालिक राष्ट्रपति, यानी इसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो सोमनाथ मंदिर के विषय में यह बात हम याद रखेंगे। सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला भी प्रथम शासक जो है वो महमूद गजनवी था। किसकी उपाधि को धारण करने वाला? सुल्तान। ठीक है। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर भी आसीन थे। अल बरूनी, फिरदौस, उलवी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार के थे। ठीक है, अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी। अब इसके बाद आता है हमारा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का जो समय है, इसे
1175 से 1206 ईस्वी है। लेकिन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये गौर का शासक था जो कि गजनी के अधीन एक छोटा सा राष्ट्र था। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर जो है ना पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो है वो है 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात है ना, गुजरात पर आक्रमण के लिए वहाँ जगह थी पाटन पर हुआ था। यहाँ पर उसमें शासक था भीम द्वितीय। इसने गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के विषय में आप सभी जानते हैं। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। इसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और चामन वंश के शासक थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी, ये विजयी हुए थे। फिर 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, ठीक है। और इसके बाद तीसरा युद्ध जो है वो चंदावर का युद्ध, ये भी प्रसिद्ध है। ये 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जयचंद कन्नौज के गाहड़वाल शासक थे और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय भी हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे, उनका नाम था स्कंद। भारत में अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बना रहे इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी और इस प्रकार से जो है भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ी। मोहम्मद गौरी के विजयों से भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी, जो कि आगे चलकर दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल, जिसमें पहला वंश जो है हमारा गुलाम वंश रहेगा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर आप याद रखिएगा। कायदारा का युद्ध, ये भारत की वीर नारियों की भूमिका का उदाहरण है। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो गवर्नर था वह यलदौज। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल ये जो है 1206 ईस्वी से शुरू हुआ और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था 1206 में, 24 जून 1206, ये भी आप याद रखेंगे कि 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। ठीक है, अब जो दिल्ली सल्तनत का जो सल्तनत काल है इसका पहला वंश हमारा कौन सा हो गया? गुलाम वंश। ठीक है, या इसको ममलूक वंश भी कहते थे। इसको थोड़ा सा जानेंगे। यह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1206 से ये 1290 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का संस्थापक था। लाल बख्श की उपाधि इसको प्राप्त थी, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर कुतुबुद्दीन के पश्चात जो है इसका जो है इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था। ये जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद नहीं था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, जो कि 8 महीनों तक इसने शासन किया था और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश जो है तुर्कानी चहलगामी 40 गुलामों के दल का इसने गठन किया था और यह जो है हाँ मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ही।
इल्तुतमिश तुर्किस्तान या इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, और जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उसमें यह बदायूं में गवर्नर था, और आराम शाह की हत्या करके फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। फिर इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, इसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन, और उसके बाद सबसे लास्ट था बलबन का पोता कैकुबाद। और इसके बाद जो है हमारा जो है दूसरा वंश आता है वो रहता है हमारा खिलजी वंश। यह है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, जिसमें कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, ये उसका पूरा नाम था, वह जो है तख्त पर बैठा। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, खुसरो शाह, और उसके पश्चात जो गद्दी पर बैठा खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक या तुगलक गाजी, या इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये इसके नाम थे, गाजी मलिक, तुगलक गाजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश की स्थापना होती है, और यह 1320 से जो है और 1388 ईस्वी तक, बल्कि ये 1320 से जो है 1398 ईस्वी तक हमारा जो है रन करता है। और इसमें के बाद स्थापना होती है सैयद वंश की। सैयद वंश जो है 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक रहता है। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, और इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर इसने रैयत ए आला की उपाधि रखी थी। ठीक है, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये सभी हमारे सैयद वंश के रहे। और 1451 ईस्वी में आया हमारा लोधी वंश, जिसकी संस्थापना की थी बहलोल लोधी ने 19 अप्रैल 1451 को। बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इस प्रकार ये यहाँ तक जो है सल्तनत काल चलता है। तो सबसे पहले जो हमारा वंश था वो था हमारा गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश के विषय में हमने काफ़ी आपको बताया कि गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कभी औपचारिक रूप से सिंहासन पर नहीं बैठा था, इसको जो है लाल बख्श और सिब्बा सलार, ठीक है, ये इसके पद थे। लाल बख्श की उपाधि इसको दानवीर के होने के कारण मिली। राजधानी लाहौर बनाई थी। 1210 ईस्वी में पोलो यानी कि चौगन घोड़े से खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, स्थापित किया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। इसके अतिरिक्त कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं, ठीक है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर, ठीक है, निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कुतुब मीनार की नींव भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और इसका दामाद जो था इल्तुतमिश, इसने जो है इसे पूर्ण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने 4वीं मंजिल की मरम्मत की और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, कौन था? इल्तुतमिश। इलवरी जाति से संबंधित था। ठीक है, और हमने बताया था कि इल्तुतमिश से पहले आराम शाह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, 8 महीनों तक शासन किया था। तो इसको भी हम याद रखेंगे, चूँकि इतिहास में इसका वर्णन कम ही मिलता है। ठीक है, और इल्तुतमिश ही लाहौर से राजधानी को, लाहौर से कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। तो इसको भी हम याद रखेंगे। और उसने हौज सुल्तानी अर्थात राजा का तालाब देहली ए कोहना के निकट करवाया था।
और इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो इसका बेटा था वह गद्दी पर बैठा था। ठीक है। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी सिक्के, जिट्टल एवं टंका यानी तांबा और चांदी के सिक्के चलाए थे। इक्तादार या मुक्ति द्वारा शासन प्रणाली राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा था। बाद में यह प्रणाली वंशानुगत भी बन गई थी फिरोज शाह तुगलक के समय तक। ठीक है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है। खलीफा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मिन्हाज उस सिराज, है ना, तबकत ई नसीरी के लेखक का संरक्षण किया नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र के नाम से यह ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है। भारत पर मंगोलों के पहले आक्रमण 1227 में चंगेज खान के समय उसने ख्वारिज्म के जे मकबरनी को शरण देने से इनकार किया था, जिससे मंगोलों आक्रमण से भारत बच गया था। ठीक है। अब इल्तुतमिश के पश्चात कौन बैठा था? उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। अयोग्य शासक था। ठीक है। फिर शाह तुर्कान जो इसकी माँ थी रुकनुद्दीन फिरोज की, वह उस समय तक शासन उसके नाम से करती रही, लेकिन जो तुर्की अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पुरुषों की तरह चोगा या जिसे काबा एवं कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में बैठती थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर यकूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। ठीक है। रजिया की शादी जो हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। हरियाणा के कैथल के पास विद्रोह को दबाते समय खोकर जनजाति द्वारा ये मार दी गई थी। अब बरहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना था अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। इसका वास्तविक नाम था उलूग खां। नासरुद्दीन महमूद का दामाद और संरक्षक था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। और नासरुद्दीन महमूद को जिले इलाही की उपाधि प्राप्त थी और टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला भी व्यक्ति ये नासरुद्दीन महमूद था। और जो बलबन था इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है। इल्तुतमिश का यह गुलाम था। बलबन 1266 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की इसने रक्षा भी की। ठीक है। और बलबन के विषय में ही बताना चाहिए कि बलबन ने राज दरबार में सजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन इसका उत्सव भी बलबन ने प्रारंभ कराया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगूल खां की उपाधि प्रदान की थी। ऊपर हमने यह थोड़ा सा यहाँ गलत बता दिया। गयासुद्दीन बलबन को जो है, ठीक है, उलूग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में ही फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह था शमसुद्दीन कैमूर्स। और इसके पश्चात आता है हमारा खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की और किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका जो दामाद है दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन, स्थायी सेना, घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने
के कार्य और भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग इसने खम्स यानी कि लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 को बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। ठीक है। दक्षिण भारत के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है। खिलजी। ठीक है। तो ये कुछ अलाउद्दीन खिलजी और उनके विषय में जानकारियाँ थी। और इसका प्रसिद्ध उद्घोष भी था कि राज कोई रक्त संबंध नहीं पहचानता। दीवाने मुश्तखराज ये विभाग बनाकर इसने किसानों से सीधी वसूली की। डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम, ठीक है, स्पाई सिस्टम, जासूस नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण किया। चेहरा प्रणाली, सैनिकों में घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रणाली, सेना को नगद वेतन देना। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाई। दिल्ली के बाद दूसरी राजधानी इसने सीरी को बनाया। ठीक है। ये कुछ इनके विषय में थी। बाजार सुधार किए। ठीक है। सराय अदल खुला बाजार जहाँ वस्तुओं का लेन देन होता। सेना मंडी, बाजार निरीक्षक प्रतिदिन मूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। एक तरीके से मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ये आप देख सकते हैं, है ना। दीवानी रियासत, मूल्य निर्धारण और नियंत्रण, कर व्यवस्था, जकात अमीर मुसलमानों पर भी लगने वाला कर था। ठीक है। खराज किसानों की उपज का लगभग 50%, मैंने अभी बताया था। चराई कर पशुओं के लिए, है ना। झोपड़िया घरों पर भी इसने कर लगा दिया था। और इसके पश्चात जो है लास्ट हमारा आता है, इसके बाद का वंश जो आता है वो है हमारा तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से 1300 वैसे 98 ईस्वी तक रहा है। इसमें जो गयासुद्दीन नहीं 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक है वो 1320 से 1325 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को हराकर गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक की उसने उपाधि धारण की। भारत में नहरों के निर्माण में इसका बहुत अच्छा योगदान था। सिंचाई व्यवस्था, कुएं, नहरें, ठीक है, करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही, ठीक है, दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है। और उसमें उसने रोमन शैली में यहाँ किला बनवाया था जिसका नाम था उस समय 56 कोट। और 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय, ठीक है, मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां या उलूग खां के नाम से, ठीक है, बलबन का भी नाम था उलूग खां और मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम था। ठीक है। सबसे बुद्धिमान मूर्ख की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त थी। ठीक है। ये स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु था। इसने कृषि का विकास हो इसके लिए अमीन है कोही नाम का एक नवीन विभाग भी बनाया था। और इसी ने जो है दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी था जिसका नाम इसने बदल के दौलताबाद किया था, को अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, जिससे दिल्ली, फिर बाद में ये दिल्ली वापस आ गया था। तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर मूल्य पर चलाया था। नकली सिक्कों की, जिसके कारण क्या थी, थी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी उसमें। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मदुरई में जलालुद्दीन शाह, विजयनगर में हरिहर और बुक्का, वारंगल में कन्हैया और बैमनी में हसन गंगू, ये स्वतंत्र राज्य बने थे। और इसके पश्चात जो है गद्दी पर बैठे हमारे फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। ठीक है। इसको भी हम याद रखेंगे।
सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, ये तैमूर मंगोलिया का शासक 1398 ईस्वी में भारत पर उत्तर में आक्रमण किया था। उसमें दिल्ली का शासक था महमूद बिन तुगलक। दिल्ली पर भीषण अत्याचार और लूट के बाद तैमूर लौट गया था और जाते समय खिज़र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके पश्चात सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक था खिज़र खां 1414 से 1421। फिर मुबारक शाह 1421 से 1434। और फिर महमूद शाह 1434 से 1445। और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। ठीक है, लगभग 35 वर्ष में 4 शासक रहे। ठीक है, और इसके पश्चात 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लगभग 75 वर्ष जो है लोधी वंश का शासन रहा। अफगान वंश द्वारा शासित प्रथम वंश था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। प्रथम अफगान राज्य था ये। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन चलाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, खाना की इसने उपाधि प्राप्त की। जकात कर को सिकंदर लोधी इसके पश्चात बैठा। इसने जकात कर को समाप्त किया। गज सिकंदरी नामक नई इकाई यानी कि 32 अंगुल का एक गज दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित की थी और आगरा को एक प्रमुख नगर के रूप में सिकंदर लोधी ने विकसित किया था। स्वयं कविता गुलरुखी नाम के एक काव्य रचना करता था। लोधी साहित्य शैली और डबल गुंबद की विशेषता थी। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, ये सिकंदर लोधी के द्वारा निर्माण कराया गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1518 में खानवा खतौल की लड़ाई में राणा सांगा से पराजित हुआ। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया ताकि इब्राहिम को गद्दी से हटाया जा सके। बाबर ने अवसर का लाभ उठाया और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम को हराकर मार डाला। परिणाम क्या, इब्राहिम की मृत्यु के साथ दिल्ली की सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ। तो इस प्रकार हमने जो है मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से लेकर लोधी वंश तक अभी जाना है। अगले अध्याय में हम मुगल वंश को जानेंगे। धन्यवाद।